हाँ आरबीसी का 20-25 होगा और प्लाज्मा का 30%। अच्छा 20 to 25%, 70% तो बाइकार्बोनेट की फॉर्म में है, ठीक है। उसके बाद 3% डायरेक्ट प्लाज्मा से है, हाँ 20%, ठीक है। हाँ 20 से 25% कैसे हुआ? आरबीसी थोड़ा मिस्टेक हो गए। तो देखिए ऑक्सीजन जब हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ेगा तो बनेगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन, लेकिन जब कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ ट्रांसपोर्ट होकर जुड़ती है, मतलब CO2 जब आरबीसी से जाएगी तो आरबीसी में किसके साथ जुड़ेगी? CO2 हीमोग्लोबिन। आरबीसी के अंदर क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है ना, तो आरबीसी जॉइंट विद द हीमोग्लोबिन, आरबीसी हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ेगा जो कि आरबीसी में है, ठीक है। और बनाएगा क्या चीज? कार्बोमिनो हीमोग्लोबिन, उसको क्या बोलेंगे? HbCO2, ठीक। इसको कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन नहीं बोलते हैं, कार्बोमिनो। जानते हैं कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन किसको बोला जाएगा? नोट कर लीजिएगा, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन क्या है? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन ये बनेगा जब कार्बन मोनोऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होगी किसके साथ? हीमोग्लोबिन के साथ। जब एनवायरनमेंट में कभी ऐसा होता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, कार्बन मोनोऑक्साइड कहीं प्रेजेंट होती है, तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड हमारी लंग्स में जाती है और उसको कौन कैप्चर करता है? हीमोग्लोबिन। समझ में आ गया? बॉडी में अंदर ट्रांसपोर्ट करा देता है, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन के साथ जब कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जुड़ जाएगी, क्योंकि हीमोग्लोबिन की एफिनिटी कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए ज़्यादा होती है, ऑक्सीजन के लिए क्या होती है? कम। अगर एनवायरनमेंट में कार्बन मोनोऑक्साइड है तो हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड को पकड़ेगा, ना कि वो ऑक्सीजन को नहीं पकड़ेगा, ऑक्सीजन को यूटिलाइज नहीं करेगा, वो किसको यूटिलाइज करना चालू कर देगा? CO को, और बनाएगा कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो ये है कार्बोमिनो हीमोग्लोबिन और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन अलग मैटर है, ठीक है। ये क्या होता है? ये है हीमोग्लोबिन के साथ जब कार्बन मोनोऑक्साइड जुड़ती है तो उसी को क्या बोलेंगे? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। नोट कर लेना, ठीक है। 70% CO2 का ट्रांसपोर्ट किससे होता है? बाय प्लाज्मा से, लेकिन प्लाज्मा से होता तो है, ठीक है। सुन लीजिए, बता रहा हूँ, प्लाज्मा इसका केस समझ लीजिए, प्लाज्मा ही है। अगर क्वेश्चन देखिए, प्लाज्मा से ट्रांसपोर्ट हो रहा है, लेकिन किस फॉर्म में हो रहा है? इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट आयन। बाइकार्बोनेट का मतलब होता है NaHCO3। वैसे तो आप बाइकार्बोनेट को HCO3 को ही बाइकार्बोनेट बोलते हैं ना। HCO3 क्या है? बाइकार्बोनेट है। कौन सा बाइकार्बोनेट? सोडियम बाइकार्बोनेट। तो 70% CO2 का ट्रांसपोर्ट सोडियम बाइकार्बोनेट की फॉर्म में होता है, ठीक है, या बाइकार्बोनेट की फॉर्म में बोल सकते हैं। ये बाइकार्बोनेट का फॉर्मेशन होता है आरबीसी में, लेकिन बाइकार्बोनेट ट्रांसपोर्ट होता है प्लाज्मा की मदद से। समझ में आ रहा है? अभी इसका डायग्राम बनाएंगे और समझ में आ जाएगा। ट्रांसपोर्ट होगा प्लाज्मा की मदद से, लेकिन बनेगा कहाँ? ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो सोडियम बाइकार्बोनेट कहाँ बनाएगा? वो बनाएगा जाकर के आरबीसी में। तो ये कहाँ बनता है? आरबीसी में बनेगा। और इसका ट्रांसपोर्ट किससे होगा? ट्रांसपोर्ट जो होगा वो बाई प्लाज्मा से होगा। दोनों चीजें हैं यहाँ पर। जब कार्बन डाइऑक्साइड सोडियम बाइकार्बोनेट की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होगी, सोडियम बाइकार्बोनेट बनेगा, आरबीसी में ट्रांसपोर्ट होगा प्लाज्मा से। समझ में आया? और जो 3% है ना, 7% CO2 का ट्रांसपोर्ट होता है बाय प्लाज्मा से, लेकिन प्लाज्मा में डिसॉल्व होकर के, डिसॉल्व समझ लेना, यस सर, डिसॉल्व स्टेट में डायरेक्ट प्लाज्मा से जाएगा, प्लाज्मा में घुल के जाएगा। ये भी प्लाज्मा से है। किस फॉर्म में जा रहा है? सोडियम बाइकार्बोनेट। लेकिन सोडियम बाइकार्बोनेट प्लाज्मा में नहीं बना आरबीसी के अंदर। उसमें दोनों का रोल है, आरबीसी का भी रोल है और प्लाज्मा का भी रोल है, ठीक है। तो टोटल देखा जाए कि जो कार्बन डाइऑक्साइड जो प्लाज्मा से जाती है वो 73% जाती है। कितनी जाती है टोटल?
ये भी प्लाज्मा से तो जा रही है, ये भी प्लाज्मा से जा रही है, ये प्लाज्मा से इनडायरेक्ट फॉर्म में है, ये डायरेक्ट फॉर्म में है, डिसॉल्व स्टेट में है। सोडियम बाइकार्बोनेट NaOH ये डायरेक्ट डिसॉल्व होके जा रही है। इतनी परसेंट CO2 हमारी बॉडी में ब्लड के प्लाज्मा में घुल के जाती है। इतनी परसेंट CO2 प्लाज्मा में जाती तो है, लेकिन वो बाइकार्बोनेट की फॉर्म में जाएगी और वो बाइकार्बोनेट RBC में बनेगा, मतलब RBC का भी रोल है इसमें। और इतनी परसेंट CO2 डायरेक्ट RBC से जाती है कार्बोनिनो हीमोग्लोबिन की फॉर्म में। समझ में आ रहा है? ये बाद में सर NaOH और CO2 इसका आप देख लीजिए 7% ही है ना, ये 7 है ना, हाँ तो 77 हो गया ये। यस सर। इसमें आप और डी डायग्राम की फॉर्मूले समझ लीजिए। ये सर स्टार्ट कहाँ से होता है? टिश्यू टू। मैं बस सब क्लियर कट बता रहा हूँ आपको, अभी एकदम क्लियर कट समझ में आ जाएगा। ये क्या है? RBC। ब्लड की दो चीजें होती हैं, ब्लड सेल प्लस प्लाज्मा। ब्लड सेल कौन कौन सी होती हैं? RBC, WBC, प्लेटलेट। तो अब गैसेस का ट्रांसपोर्ट चाहे ऑक्सीजन हो चाहे कार्बन डाइऑक्साइड, ट्रांसपोर्ट RBC से ही होता है, WBC प्लेटलेट से। ये RBC मैंने बनाया है, ठीक है। ये है RBC और बाहर की साइड में क्या है? प्लाज्मा, ठीक है। अब इसमें देखिए 20 से 23% CO2 किस फॉर्म में जाएगा? RBC से जाएगा ना, HbCO2 की फॉर्म में जाएगा। ये तो हो गया ये केस कार्बोनिनो हीमोग्लोबिन RBC के अंदर बनेगा, क्या RBC से ट्रांसपोर्ट होगा। बाकी जो 70% समझ लीजिए, जो 70% CO2 है वो कैसे होती है? तो देखिए बाहर से CO2, ये 70% CO2 कैसे ट्रांसपोर्ट होगा? पहले ये कहाँ जाएगी? RBC में, ठीक है। 70% मतलब कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ गया? RBC में, और RBC में जाकर के ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, तो क्या बनाएगा? बनाएगा ये H2CO3 बनाएगा ना, कार्बोनिक एसिड बनाया। कार्बोनिक एसिड कौन सा एंजाइम लगेगा? कार्बोनिक एनहाइड्रेज, सबसे तेज काम करने वाला एंजाइम, वर्ल्ड का फास्टेस्ट एक्टिंग एंजाइम, सबसे तेज काम करने वाला एंजाइम RBC में होता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज बुक में मेंशन किया गया, ठीक। इसके बाद जब H2CO3 बन जाएगा तो H2CO3 से क्या होगा? ये ब्रेक करेगा और बनाएगा H+ और HCO3 माइनस हो गया ना, ध्यान से देखते रहिएगा, बन के RBC में हो रहा है। इसके बाद ये जो HCO3 माइनस बना हुआ है, ये सीधे बाहर चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा? प्लाज्मा में। बाहर क्या है? यहाँ पर प्लाज्मा है, नोट भी कर लेना, ठीक है। ये HCO3 बाहर चला गया, ये सोडियम के साथ रिएक्ट करेगा, क्योंकि जानते हैं ब्लड के प्लाज्मा में सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम आयंस होते हैं, तो वहां रिएक्ट करेगा, बनाएगा NaCO3, बन गया। इस फॉर्म में ये ट्रांसपोर्ट हो जाएगा कहाँ? लंग्स तक, समझ में आया? एल्वेओलाई में चला जाएगा, ब्लड लेके जा रहा है। अब ये H+ का क्या होगा? एक चीज और देखिए, यहाँ से नेगेटिव आयन निकले हैं ना, तो RBC में नेगेटिव आयन की कमी हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? नेगेटिव आयन कम पड़ जाएंगे। उतने ही अमाउंट में क्लोराइड आयन अंदर आना चाहिए, बाहर से तुरंत क्लोराइड आयन मूव करेगा, बाहर से क्लोराइड आयन मूव करेंगे बैलेंस करने के। नेगेटिव का तो नेगेटिव आना भी तो चाहिए, इसी को बोलते हैं क्लोराइड शिफ्ट। ये क्या है? क्लोराइड शिफ्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्लोराइड शिफ्ट कहाँ होता है बताएंगे? टिश्यू में होता है, टिश्यू के अंदर हो रहा है, टिश्यू में हो रहा है। ये सारी चीजें, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ मिली इसको? टिश्यू में मिली ना। टिश्यू में क्लोराइड शिफ्ट हो रहा है, RBC के अंदर हो रहा है, समझे? प्लाज्मा से क्लोराइड मूव किए, क्योंकि आयन को बैलेंस भी रखना है। इसी को बोलते हैं हैम्बर्गर्स फिनोमेना। ये क्या है? हैम्बर्गर्स फिनोमेना है, फिनोमेना समझ में बहुत इंपॉर्टेंट है। तीन चीज बताया था। बोहर इफेक्ट कहाँ होता है? टिश्यू में। गाल्टन इफेक्ट कहाँ होता है? एल्वेओलाई में। और ये हैम्बर्गर फिनोमेना हो गया, ठीक है। ये अभी हो गया। देखिए अब ये H+ आयन अगर यहाँ लगातार कार्बन डाइऑक्साइड आएगी, लगातार बनेगा HCO3 कंटिन्यू, और ये भी तो बनता रहेगा, तो H+ आयन बढ़ जाएंगे। तो RBC में अगर H+ आयन बढ़ जाएंगे तब भी दिक्कत खड़ी हो जाएगी। तब क्या होगा? एसिडिटी बढ़ जाएगी ना, क्योंकि H+ बढ़ने से H+ कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो pH घटेगा,
पीएच घटेगा तो एसिडिटी बढ़ जाएगी, तो आरबीसी तो खराब हो जाएगी तुरंत। तो इस H+ को भी कहीं हटाना पड़ेगा, बाहर तो ले नहीं जा सकते हैं इसको, ठीक है। तो H+ के साथ क्या होता है, देखिए मैं यहाँ H+ को यहाँ ला के दिखा रहा हूँ। ये जो H+ है, ठीक, इसके साथ हीमोग्लोबिन रिएक्ट करता है। हीमोग्लोबिन आरबीसी में है ना, हीमोग्लोबिन ने कुछ हीमोग्लोबिन ने कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड करके HbCO2 बना दिया है। बाकी जो हीमोग्लोबिन रहेंगे वो क्या करेंगे, इसके साथ रिएक्ट कर जाएंगे, इसके साथ H+ और बनाएंगे यहाँ पर HHB। ये क्या है, एसिडिक हीमोग्लोबिन, क्योंकि H+ का मतलब होता है एसिडिक, हीमोग्लोबिन है, एसिडिक हीमोग्लोबिन बना देंगे, ठीक है। ये है एसिडिक हीमोग्लोबिन बन गया। और सुन लीजिए, हाँ हैमबर्गर, ये प्लाज्मा में नहीं, हैमबर्गर कुछ नहीं है, प्लाज्मा में नहीं बोलेंगे आपको, प्लाज्मा से क्लोराइड अंदर गया, इसी फिनोमिना को बोलते हैं हैमबर्गर शिफ्ट फिनोमिना। प्रोसेस का नाम है, क्लोराइड शिफ्ट भी बोला जाता है। अब ये HHB बन गया ना, ध्यान से देखते रहिए, ये काम करेगा बफर का, एक्ट एज बफर। बफर जानते हैं केमिस्ट्री में, बफर सॉल्यूशन। बफर जो होता है वो क्या, पीएच को मेंटेन रखता है। H+ अगर फ्री डालते तो ये पीएच यहाँ एसिडिक हो जाती ना, आरबीसी खराब हो जाती। तो उसने हीमोग्लोबिन ने अपने साथ उसको पकड़ लिया तो H+ फ्री रहेंगे तो एसिडिक कंडीशन मेंटेन नहीं रहेगी, यहाँ पर एसिडिक खत्म हो गया, ठीक है। बफर का काम कर रहा है ना, पीएच को मेंटेन कर देना इसमें फिर से, नहीं तो पीएच एसिडिक हो जाता है। तो ये बफर का काम कर रहा, मतलब मेंटेन पीएच को मेंटेन। अब देखिए यहाँ पर हीमोग्लोबिन यहाँ पर भी वेस्ट हुआ, हीमोग्लोबिन यहाँ पर भी वेस्ट हुआ, लेकिन यहाँ जो वेस्ट हो रहा है वो क्या है, क्यों वेस्ट हो रहा है, क्योंकि उसको पीएच को मेंटेन तो रखना है। समझ में आया, 7% समझ में आ गया, ये नोट कर लीजिए, इसको नोट करना। बाकी जो 7% 70 था, ये 7% जो बचा वो डायरेक्ट इस प्लाज्मा में घुल के जाएगा डायरेक्टली, उसमें ये नहीं लिखेंगे किस फॉर्म में जा रहा है, डायरेक्ट डिसॉल्व होके जा रहा है, प्लाज्मा में डिसॉल्व होकर के CO2 जा रही है, डायरेक्ट इन प्लाज्मा। तो ये इसमें से क्वेश्चन ये वाला आता है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। क्लोराइड शिफ्ट क्या है, इसका हीमोग्लोबिन का यहाँ क्या काम है, बफर क्या होता है, ये सारी चीजें। ये सर टिश्यू की, ये आरबीसी है और ये बाहर प्लाज्मा हो गया, ब्लड का ही पार्ट है ना सब, आरबीसी के अंदर, आरबीसी के अंदर चल रही है सब। और कार्बोनिक एनाइड्रेज का फंक्शन पता होना चाहिए, करता क्या है। इसमें सर कार्बोनिक एनाइड्रेज विश्व का सबसे फास्टेस्ट एक्टिंग एंजाइम, वर्ल्ड का सबसे ज्यादा मोस्ट अबंडेंट एंजाइम रुबिस्को है, रुबिस्को सबसे ज्यादा मिलने वाला एंजाइम, ठीक है, और सबसे तेज काम करने वाला एंजाइम है। इसका डाटा भी बुक में लिखा गया है कि 1 मिनट में कितना सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में बदलता है। क्या कह रहे हैं, ब्लड के लिए सबसे अच्छा क्या मतलब, ब्लड का पीएच जानते हैं कितना होता है, 7.2 से 7.4, स्लाइटली बेसिक। 7. अच्छा, ब्लड का पीएच अगर एसिडिक हो जाएगा तो सही है ब्लड के लिए, स्लाइटली उदासीन, हल्का 7.2 होता है, 7. बता देंगे हम इसको, हमारा क्वेश्चन समझ में आ गया हमको, ठीक है, हो गया। यस सर। बायोलॉजी इसी वजह से कठिन है सर, जिसमें ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 में कम से कम 10 पॉइंट आपको टर्म याद करना है। अगला जो टॉपिक है वो है रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। जो हम लोग सांस लेते हैं 1 मिनट में कितनी बार ब्रीदिंग करते हैं, 12 से 16, ठीक है। इसको रेगुलेट कौन कराता है, या हम लोग जो है जब इंस्पायरेशन करते हैं, ऑक्सीजन एयर को अंदर लेते हैं, एयर को बाहर रिलीज कराते हैं, तो चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम बढ़ता और घटता ही अपने आप होता है ना। हम तो फोर्सफुल करा सकते हैं, फोर्सफुल का मतलब जबरदस्ती एक्स्ट्रा सांस ले लिया, एक्स्ट्रा सांस रिलीज करा दिया,
फोर्सफुल इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन वो तो हमारे पास यस सर। बाकी जो नॉर्मल चलता है वो तो अपने आप हो रहा है ना। अच्छी कैसे होता है वो ब्रेन से कंट्रोल होता है, ब्रेन में किस पार्ट से हो रहा है, रेस्पिरेशन बढ़ गया कैसे घटाया जाएगा, घट गया तो कैसे बढ़ाया जाएगा उसको, ठीक है। तो लिखिएगा रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन दो चीजों से कंट्रोल होता है, एक तो आपका नर्वस सिस्टम से, एक कंट्रोलिंग किससे होगी, नर्वस सिस्टम, CNS नर्वस सिस्टम, ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और दूसरा किससे होगा, और केमिकल से, CNS ठीक है, नर्वस सिस्टम और केमिकल, समझ में आ गया, या केमिकल प्रोसेस कह सकते हैं। नर्वस सिस्टम से कैसे कंट्रोल होता है, देखिए ब्रेन में आपके सेंटर है वो मेडुला, क्या है, सॉरी मेडुला मेडुला, ऑब्लांगेटा, और एक क्या है, पोन्स, ठीक है, मेडुला है और पोन्स इन ब्रेन का पार्ट, समझ में आया। तो मेडुला क्या है, जैसे मान लीजिए मेडुला क्या करता है, मेडुला में एक सेंटर होता है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर मेडुला का डॉर्सल पार्ट। वैसे मेडुला मान लीजिए मेडुला है, इसका डॉर्सल पार्ट रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, एक वेंट्रल पार्ट भी होगा, ठीक है। तो इसका जो डॉर्सल हिस्सा होता है, डॉर्सल पार्ट कॉल्ड रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर बोलते हैं इसको, ठीक है। ये क्या करता है, मेडुला इंस्पायरेशन हो गया, ये सेंटर जो है मेडुला में, ये सेंटर है, कहाँ है, मेडुला की डॉर्सल सबबेस को ही रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर बोलते हैं, ठीक है। ये रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर क्या करता है, इंस्पायरेशन को, इसकी इंस्पायरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हम लोग जो सांस लेते हैं, सॉरी ब्रीदिंग करते हैं, तो ब्रीदिंग करने में आपकी चेस्ट कैविटी बढ़ती है, लिफ्ट होती है ऊपर और फॉरवर्ड जाती है, ठीक। तो वहां पर आपकी दो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, एक तो रिब्स में जो इंटरनल इंटरकोस्टल है, और जो बताया था डायाफ्राम में जो मसल्स है वो भी तो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। जिसने नहीं सुना होगा उसको नहीं समझ में आएगा, ठीक है। पिछली बार जो पढ़ाया मैंने कि डायाफ्राम की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगा और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, रिब्स के बीच में होती हैं, तब जाकर के चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम बढ़ता है। तो इनको कॉन्ट्रैक्ट कौन कराएगा, अपने आप हो रहा ना, हम तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करा रहे हैं, चेस्ट कैविटी तो अपने आप बढ़ रही है ना, मसल्स अपने आप कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, इन्वॉल्टरी एक्शन है। तो कहाँ से मैसेज आता है, ब्रेन से आएगा, और कहाँ से आएगा, ब्रेन में मेडुला से आएगा। तो यही क्या करता है, ये रिस्पॉन्सिबल फॉर, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, सेंटर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंटरनल इंटरकोस्टल मसल IIM एंड डायाफ्राम मसल्स, इनको सिकोड़ने के लिए रिस्पॉन्सिबल, मतलब आप कह सकते हैं कि इंस्पायरेशन को रेगुलेट कराता है। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये इंस्पायरेशन, एयर को इनटेक कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है सेंटर, समझ में आ गया सर। IIM का फुल फॉर्म, हाँ, IIM का फुल फॉर्म इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, ठीक। पोन्स जो होता है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, पोन्स जो है जाते हैं, जैसे इंस्पायरेशन होता है, हम लोग सांस लेते हैं, ठीक है। तो इंस्पायरेशन का ड्यूरेशन कंट्रोल कराएगा। ड्यूरेशन का मतलब समझते हैं, अगर गहरी सांस लीजिए आप, तो इंस्पायरेशन में टाइम लग रहा है ना, सांस लेने में टाइम लगा, और जल्दी जल्दी सांस लीजिए तो आपकी सांसें छोटी हो जाती हैं, सांस का ड्यूरेशन छोटा हो गया, सांस लेने का टाइम पीरियड घट गया, अरे घटा, सांस रिलीज करने का भी टाइम पीरियड घट जाएगा। तो इंस्पायरेशन में या एक्सपायरेशन में कितना टाइम लगना चाहिए, कितनी देर का इंस्पायरेशन होना चाहिए। जैसे जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो इंस्पायरेशन का टाइम घट जाता है, जल्दी जल्दी सांस लेते हैं ना, ठीक है, समझ में आ रहा है। और नॉर्मल में आराम से सांस लेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, तो उसी को कंट्रोल कराता है पोन्स, समझ में आ गया। कंट्रोलिंग कौन करता है, पोन्स। तो लिखेंगे कंट्रोल टाइम ऑफ इंस्पायरेशन, इंस्पायरेशन के टाइम को कंट्रोल कराएगा, समझ में आ गया। सर एक्सपायरेशन को नहीं कराएगा, उसको भी है, लेकिन मेन इंस्पायरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल, इसलिए मैंने नहीं लिखा उसको, ठीक है।
दोनों में फोर्सफुल इंस्पायरेशन। केमिकल्स, अब देखिए कुछ एक तो ये हो गया कि आपको नर्वस सिस्टम आपको ब्रीदिंग को कैसे कंट्रोल में रखना है, 2 तरीके बता दिए। नर्वस सिस्टम का जो मेडुला पार्ट है वो क्या करेगा, आपकी मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कराएगा, डायाफ्राम और ईएनएस वगैरह, जिसकी वजह से आप सांस ले पा रहे हैं, इंस्पायरेशन कर पा रहे हैं। कौन क्या करेगा, टाइम पीरियड कंट्रोल कराए, कितनी लंबी सांस लेंगे, कितनी छोटी लेंगे, ठीक है, समझ में आया। और जो एक्सपायरेशन होता है ना, एक्सपायरेशन उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल नहीं है। एक्सपायरेशन में कोई कंट्रोलिंग की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंस्पायरेशन में एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। एक्सपायरेशन तो अपने आप हो जाता है, सांस अंदर आ गया तो अपने आप बाहर रिलीज हो जाएगा, समझ में आया। लेकिन फोर्सफुल इंस्पायरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है सेंटर। एक चीज और के लिए है, फोर्सफुल जबरदस्ती एक्स्ट्रा सांस लेनी तो आपको एब्डोमेन की मसल्स को सिकुड़ना पड़ेगा ना। बताया था फोर्सफुल इंस्पायरेशन में कौन सी मसल इन्वॉल्व होती हैं, एब्डोमिनल मसल, एडिशनल मसल है, ये तो इन्वॉल्व होती ही है, ये तो होगा ही। एडिशनल मसल कौन सी है, एब्डोमिनल। तो ये फोर्सफुल इंस्पायरेशन भी कराता है, फोर्सफुल इंस्पायरेशन के लिए भी जरूरी है, समझ में आ रहा है। और एक्सपायरेशन नहीं लिखा जाता क्योंकि एक्सपायरेशन अपने आप हो जाता है। यस सर, CO2 का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाता है एटमॉस्फेयर में। अब केमिकल प्रोसेस से कैसे कंट्रोल होता है, देखिए केमिकल से, केमिकल प्रोसेस क्या है इसमें। अगर आपकी बॉडी में जहां पर भी कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ेगा, अगर CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ा तो क्या होगा, H+ आयन बढ़ेंगे ना, H+ आयन बढ़ेंगे, मतलब pH आपका घटेगा ब्लड का। जहां पर भी CO2 बढ़ती है वहां H+ बढ़ जाते हैं, क्योंकि CO2 क्या बनाती है, बाइकार्बोनिक एसिड, तो वो टूटेगा, H+ करेगा ना, H+ बढ़ेगा, pH घटेगा, ठीक है। तो ब्लड में अगर ऐसा हो रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, जो ब्लड आपका, ये जो ब्लड है ये कहाँ मूव कर रहा है, पूरी बॉडी में तो जा रहा है, ठीक है। तो आपकी बॉडी में एक होता है कैरोटिड आर्टरी, कैरोटिड आर्टरी होता है, कैरोटिड आर्टरी, ठीक। और ब्रेन में आपके कीमोसेंसिटिव एरिया होते हैं, कीमोसेंसिटिव एरिया, ये कहाँ है, ब्रेन के अंदर। और कैरोटिड आर्टरी में कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, रिसेप्टर्स, ठीक है। ये कहाँ है, ये हार्ट की आर्टरी है, हार्ट को जो ब्लड ले जाती है, हार्ट को जो आर्टरी ब्लड ले जाएगी, जैसे हार्ट होता है कि सबको ब्लड देता है, पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई करता है, तो उसको भी तो ब्लड चाहिए, नहीं चाहिए, अपने लिए एक स्पेशल आर्टरी बनाता है, उसी के अंदर से निकलती है, हार्ट से निकलती है, हार्ट को ब्लड ले जाती है, समझ में आ गया, कैरोटिड आर्टरी। तो वो हार्ट को ब्लड सप्लाई देती है, स्पेशल आर्टरी है कैरोटिड आर्टरी। इसमें कुछ रिसेप्टर लगा होता है, रिसेप्टर जानते हैं, जैसे स्किन में हमारे रिसेप्टर लगा है, किसका, टच का और टेम्परेचर वाला, समझ में आ गया। तो इस आर्टरी के अंदर रिसेप्टर लगा हुआ है, और ब्रेन में है कीमोसेंसिटिव एरिया। जैसे ही ब्लड का pH बढ़ेगा, घटेगा, सॉरी, कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी के ब्लड में बढ़ जाएगी, CO2, pH घट जाएगा, तुरंत ये एरिया क्या हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं, समझ में आ रहा है। जैसे मान लीजिए टिश्यू में रेस्पिरेशन होता है, टिश्यू में लगातार CO2 बन रही है, तो हमारी बॉडी CO2 को बाहर निकालती कैसे है, CO2 ज़्यादा बनेगा तो pH घटेगा, H+ बढ़ेगा, ठीक। और ये ब्लड में, यही ब्लड आपके हार्ट में जा रहा है, ये ब्लड आपके ब्रेन में जा रहा है, तो हार्ट में जो कैरोटिड आर्टरी है उसमें जो रिसेप्टर लगा है, ब्रेन में रिसेप्टर लगे, ये सब एक्टिवेट हो जाते हैं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी में बढ़ गया है, इसको बाहर निकालना चाहिए ना। तो बाहर निकालेंगे कैसे, इंस्पायरेशन के रेट को बढ़ा देंगे, क्या करेंगे, देखिए रेट ऑफ इंस्पायरेशन। अगर ये सारी चीजें होंगी तो ये जो यहाँ पर रिसेप्टर लगे हैं, रिसेप्टर्स क्या हो जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे, सारे रिसेप्टर इसके अंदर वाले एक्टिव हो जाएंगे, क्योंकि ब्लड के अंदर पहुंच रहा है, और रिसेप्टर एक्टिव हो जाएंगे तो क्या होगा, इंक्रीज इंस्पायरेशन, इंस्पायरेशन को बढ़ा देंगे। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को निकालना है, इसका मतलब क्या, ऑक्सीजन बॉडी में ले जाना है, तो इंस्पायरेशन बढ़ जाएगा, इसका मतलब ऑक्सीजन ब्लड में आ जाएगी और CO2 बाहर चले जाएगी। तो ये हो गया रेगुलेटरी
रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। अब एक टॉपिक लास्ट में दिया हुआ है, रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, ठीक है, डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, जितने आप सिस्टम पढ़ेंगे सभी में लास्ट में डिसऑर्डर दिया। पहला डिसऑर्डर कौन सा, अस्थमा। अस्थमा में क्या होता है, अल्वोलाई ब्लॉक हो जाता है। एल्वोलाई नहीं, ब्रोंकस ब्रोंकस एल्वोलाई का फर्क नहीं है। Yes, sir, अब जो आपका ब्रोंकस होता है, ध्यान सुनिए, ब्रोंकस समझ रहे हैं ना, ये ट्रैकिया डिवाइड इनटू द ब्रोंकस, ब्रोंकस डिवाइड इनटू ब्रोंक्यूल्स। ये ब्रोंकस और ब्रोंक्यूल्स जो होता है, ठीक है, इसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है। इन्फ्लामेशन समझते हैं, सूजन, सूज जाएगा। तो सोचिए अगर ये ब्रोंकस अगर सूज जाए तो क्या होगा, इसके अंदर इतनी जगह खाली है, देख रहे हैं ना, एयर जाने के लिए इतना रास्ता है, और अगर इसमें स्वेलिंग आ जाएगी, इसी ट्यूब में फूल जाए तो अंदर का एरिया घट जाएगा ना, देखिए सूजन आ जाएगी तो ये हो जाएगा, अंदर का एरिया ये कम हो जाएगा। तो अगर कोई भी ट्यूब है वो अंदर से स्वेल कर जाए उसकी वॉल, तो अंदर का जो एरिया है एयर पास करने वाला वो कम कर जाएगा, तो सांस लेने में समस्या, इसीलिए काफ़ी लंबी लंबी सांसें लेते हैं अस्थमा पेशेंट। समझ में आ रहा है, क्योंकि ये एरिया ही घट जाता है सांस लेने वाला। यहाँ स्वेलिंग हो गया ब्रोंकस और ब्रोंकियल में, एक ही हो गया। किसका, एनीमिया कई तरीके के होते हैं। एनीमिया का मतलब खून की कमी होना, पर्निशियस एनीमिया, विटामिन B12 की कमी से जो एनीमिया होता है पर्निशियस एनीमिया होता है, ठीक है। तो अस्थमा में क्या होता है, इन्फ्लामेशन होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकस और किसका, ब्रोंक्यूल का, ठीक है। अस्थमा के कई रीजन हो सकते हैं, एलर्जी भी एक सबसे बड़ा रीजन है, ठीक है, एलर्जी से भी इन्फ्लामेशन होता है। सनलाइट से अस्थमा नहीं, सर सनलाइट से नहीं। सर इसमें ऐसे लेके सीटी मारते रहते हैं, वही वाला है। हाँ, इसमें जैसे लेके सीटी मारते हाँ, सीटी नहीं है, वो जो अस्थमा के पेशेंट वो यूज करते हैं, एक तो पंप आता है, ठीक है, ब्लॉकेज को खोलने के लिए अंदर। दूसरा डिसऑर्डर कौन सा है इसके बाद, अस्थमा के बाद नेक्स्ट कौन सा है, हाँ, एम्फाइसीमा, एम्फाइसीमा, ठीक है। बैलून, हाँ, एक वो आता है, वो इस तरीके से पंप लगाने वाला, उसमें एयर मेडिसिन होती है, तो जब जाती है तो अंदर के इन्फ्लामेशन को हटाने की कोशिश करती है, ब्लॉकेज अगर कहीं है थोड़ा बहुत तो हटा देगा उसको। एम्फाइसीमा होता है क्या, सिगरेट स्मोकिंग से किससे होता है, सिगरेट स्मोकिंग। जो लोग ज़्यादा सिगरेट पीते हैं समस्या क्या आती है, जो एल्वोलियाई होती है, एल्वोलियाई सिकुड़ जाती हैं, एल्वोलियाई क्या कर जाएंगे, सिकुड़, अगर किसी पॉलीथीन को आप आग लगा दीजिए, पॉलीथीन सिकुड़ जाती है, हो जाता है। तो चूंकि स्मोकिंग वाले पर्सन में क्या होता है, जब एयर अंदर जाती है, ठीक है, तो सीधे वो एल्वोलियाई को डिस्टर्ब करती है, किसको, एल्वोलियाई बहुत थिन वॉल है, उनकी वॉल बहुत पतली है, ठीक है, एल्वोलियाई की वॉल क्या है, बहुत थिन है, तो एल्वोलियाई सिकुड़ने लग जाती है, जब सिकुड़ जाएंगी तो सरफेस एरिया घट जाएगा, और सरफेस एरिया घटेगा तो ऑक्सीजन का इंटेक भी तो घटेगा, ऑक्सीजन जो लंग्स में जाएगी प्रॉपर ऑक्सीजन ब्लड में नहीं जा पाएगा, क्योंकि सरफेस एरिया कम एब्जॉर्ब करेगा ऑक्सीजन। समझ में आ रहा है, तो ये यहाँ पर एम्फाइसीमा से ये प्रॉब्लम आती है। बुक में लिखा है सब, जो बोर्ड में लिखा है कि सरफेस एरिया एल्वोलियाई का घट जाता है, वहीं से आपको अगला है ऑक्यूपेशनल, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी, क्या लिखा हुआ है, डिसऑर्डर, ठीक है, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर क्या है, ये जो लोग सीमेंट की इंडस्ट्री या ऐसी इंडस्ट्री में काम करते हैं जहाँ पत्थर काटे जाते हैं, जिस पत्थर ग्राइंडिंग के जो स्टोन्स है उसके जो पार्टिकल्स जब जाते हैं लंग्स में, ठीक, तो लंग्स की वो एल्वोलियाई को भी डिस्टर्ब करते हैं, इसमें भी एल्वोलियाई डिस्टर्ब होती है, इसमें भी अंतर क्या है, यहाँ एल्वोलियाई सिकुड़ जाती हैं,
सरफेस एरिया घट जाता है। समझ में आ गया? सरफेस एरिया कम हो जाएगा तो गैस का एक्सचेंज घट जाएगा, क्योंकि जितना ज़्यादा एल्कोहलियाई का सरफेस एरिया होगा उतनी ज़्यादा ऑक्सीजन इंटर करेगी। यहाँ सरफेस एरिया नहीं घटता है, यहाँ होता है सिरोसिस। सिरोसिस समझ रहे हैं? फाइब्रोसिस। आपकी जो एल्कोहलियाई होती है, एल्कोहलियाई हार्ड हो जाती हैं। एल्कोहलियाई क्या हो जाती है? हार्ड, क्योंकि लंग्स सिकुड़ती है, लंग्स फैलती हैं। एल्कोहलियाई सिकुड़ती है और एल्कोहलियाई फैलती है ना। तो सोचिए एल्कोहलियाई अगर हार्ड हो जाए तो हार्ड हो जाएगा तो सिकुड़ेगा नहीं, फैलेगा नहीं, तो आपकी बॉडी में एयर कैसे जाएगा? भाई लंग्स एक्सपेंड करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है, तभी तो इन आउट एयर होती है। अब एल्कोहलियाई अपनी पोजीशन पे मेंटेन है, सिकुड़ने की क्षमता घट गया है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन घट गया है, हार्ड हो गई है, फाइब्रस हो गई है। समझ में आ गया? कम ऑक्सीजन, कम ऑक्सीजन बॉडी में जाएगा, सांस लेने के लिए बहुत जोर लगाना पड़ेगा तो सांस अंदर जाएगा। समझ में आ गया? ये होता है इसमें दिक्कत। ये खत्म हो गया सब पूरा चैप्टर। अगले में चैप्टर में स्टार्ट कर देते हैं। कोई सवाल होगा तो पूछ लीजिएगा इसका। नेक्स्ट है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। ठीक है, तो पहले बॉडी फ्लूइड का मीनिंग जान लीजिए, क्या होता है बॉडी फ्लूइड्स। हमारी बॉडी में ब्लड, लिम्फ, ठीक है, ये सब क्या है? बॉडी फ्लूइड है। मतलब बॉडी के अंदर आपके जो लिक्विड मूव करता है उसको क्या बोलते हैं? बॉडी फ्लूइड। अभी आपको ब्लड होगा या लिम्फ होगा, और एक चीज और होती है CSF, ब्रेन में आपके एक लिक्विड होता है उसको बोलते हैं सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। वो भी एक लिक्विड है। समझ में आ गया? वो भी मूव करता है लेकिन ब्रेन तक ही रहेगा, स्पाइनल कॉर्ड में रहेगा। इसमें पहले ब्लड पे समझते हैं। अभी है अभी बोल ठीक, वही मैं देख रहा था ना, कंप्लीट हो जाएगा। ब्लड को देखिए, बहुत ध्यान समझिए, चैप्टर थोड़ा सा लॉन्ग है, पढ़ के आइए ताकि जल्दी से फिनिश होगा। लॉन्ग चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर है। समझ में आ गया? और बहुत जल्दी नहीं खत्म कर मिलता है, क्योंकि इसमें बताने वाली चीज़ें बहुत हार्ड है। पढ़ेंगे तो आप हार्ड पढ़ाने में एक पीरियड ही चला जाता है। पूरा इंटरेस्टिंग चीज़ें काफ़ी हैं, उसको सॉर्ट आउट नहीं किया सकता जल्दी। लास्ट ब्लड क्या होता है? देखिए, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, देखते रहिए, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। सबको पता है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू क्यों बोलते हैं? कनेक्टिव टिश्यू, बोन्स, कार्टिलेज, ब्लड, लिम्फ, ये सब क्या है? कनेक्टिव टिश्यू। तब फ्लूइड क्यों बोलते हैं? क्योंकि लिक्विड वाला है, द्रव है। ये ऐसा कनेक्टिव टिश्यू है जो द्रव नेचर का है। ठीक है, ओरिजिन क्या होती है? मेसोडर्मल। मेसोडर्मल, जितने भी कनेक्टिव टिश्यू हो गैस्ट्रोला की मेसोडर्म से बनेंगे। मेसोडर्मल ओरिजिन है इसकी, ब्लड की। ठीक है, ब्लड बॉडी में कहाँ बनता है? बोन मैरो में बनेगा, बोन मैरो। लेकिन एम्ब्रियोनिक लाइफ में जब हम लोग यूट्रस में रहते हैं तब ब्लड कहाँ बनता है? लीवर। कहाँ बनेगा? लीवर में बनेगा। बट क्योंकि एम्ब्रियोनिक कंडीशन में जब तक बोन मैरो नहीं बनती है, एम्ब्रियोनिक कंडीशन का मतलब अर्ली एम्ब्रियोनिक कंडीशन, हड्डी तो बन गया बॉडी में, बच्चे में हड्डी बन गया, लेकिन बोन मैरो फुल्ली डेवलप नहीं हुआ है अभी। तो जब तक बोन मैरो डेवलप नहीं होती तब तक लिवर में बनेगा। ठीक है, बट एन एम्ब्रियोनिक स्टेज, एम्ब्रियोनिक स्टेज में किसमें बनेगा? लिवर में बनेगा। याद रखिए। ठीक है, कितना लीटर ब्लड होता है बॉडी में? 5 to 6, 4.5 to 5.5, 5 to 6 लीटर। ठीक है, कितना लीटर ब्लड है? ये ना 5 से 6 लीटर ब्लड होता है। फीमेल्स में थोड़ा सा कम ब्लड है एडल्ट और मेल्स में ज्यादा होता है। हाँ, लड़कियों में कम होता है। रीजन क्या है? फीमेल्स में ब्लड कम क्यों होता है? क्योंकि मेंस्ट्रुअल फ्लूइड के थ्रू बहुत सारा ब्लड हर महीने लॉस होता रहता है। यही रीजन है कि ब्लड कम होता है। बॉडी बनता तो है, जितना हम लोगों में बनेगा उतना उनमें बनेगा, लेकिन उनमें लॉस होता रहता है। ठीक है, ये रीजन है। बॉडी के वेट का अगर कहा जाए कि हमारी बॉडी, ब्लड का अमाउंट जो है, वॉल्यूम, वो बॉडी वेट से डिसाइड है। बॉडी का जो वजन होता है उसका कितना परसेंट? नियर अबाउट 7%, 7%। ठीक है, ब्लड का 6 to 7% बॉडी वेट का ब्लड होता है। ठीक है, लिखिएगा 6 to 7% ऑफ बॉडी वेट। जितना बॉडी का वेट हो उसका 6 से 7% क्या है? ब्लड है। समझ में आ रहा?
तो लीटर में है और ये बॉडी वेट का इतना परसेंटेज, ठीक। ये हो गया। इसके बाद ब्लड के पार्ट कितने कंपोनेंट होते हैं, तो ब्लड को डिवाइड कर सकते हैं कितने हिस्से में, 2 हिस्से में। एक है फॉर्म्ड एलिमेंट्स, ठीक है, और दूसरा क्या होता है, प्लाज्मा होता है ये। सब ब्लड जो सब ठीक होता है, पतला क्या कह रहे हैं, ठीक होता है, थिन तो होता ही है ब्लड, मतलब थिन और थिक का इसमें क्या है? जैसे हमारे साथ ये स्ट्रेच हो जाता है तो सब कुछ लोगों का जैसे ज्यादा लॉस हो जाता है। उनको समस्या कौन सी होती जानते हैं, वो कौन सी डिजीज है ये, हीमोफिलिया, ब्लड नहीं जमेगा उसमें, तो उनको ब्लड नहीं जमता है। जिसको हीमोफिलिया होता है उसका ब्लड कभी क्लॉट ही नहीं करता। विटामिन की कमी होती फॉर्म्ड एलिमेंट ऑफ प्लाज्मा, फॉर्म्ड एलिमेंट का मतलब आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट कितना परसेंट, 45% है 55%, एलिमेंट सब 45 55% है, 55 और ये 45% है ये ना, देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा इसको जो भी है। तो इसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और क्या आती हैं, प्लेटलेट्स आती हैं, ठीक है। आप ब्लड से फॉर्म्ड एलिमेंट और प्लाज्मा को अलग कर सकते हैं, कैसे जानते हैं, कैसे, वही तो कह रहे हैं ये ना 55 भी है ना। आप ब्लड से प्लाज्मा को अलग कैसे करेंगे, सेंट्रीफ्यूज जानते हैं। जब ब्लड को टेस्ट कराने जाते हैं तो लेबोरेटरी में उनके एक ऐसे गोल सा मशीन होता है, उसमें सॉकेट लगा होता है, ठीक है, वो सेंट्रीफ्यूज है, ब्लड को लेकर के ट्यूब में उसमें लगाएंगे और खूब तेजी से रोटेट करती है मशीन को सेंट्रीफ्यूज, तो उसमें डेंसिटी के बेसिस पर पार्टिकल अलग हो जाते हैं, ठीक है। जिस पार्टिकल की डेंसिटी ज़्यादा होगी वो नीचे बढ़ जाएगा और जिसकी डेंसिटी कम होगी वो ऊपर, क्योंकि फॉर्म्ड एलिमेंट की डेंसिटी ज़्यादा होती है इसीलिए ट्यूब में ही नीचे आ जाएंगे। जब आप इसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे ब्लड को तो ब्लड के 2 हिस्से नजर आते हैं, एक हिस्सा आपको लाल लाल रेड कलर का नीचे नजर आएगा, नीचे का हिस्सा ट्यूब में, मतलब ट्यूब में रेड कलर का हिस्सा नीचे नजर आएगा, ऊपर का हिस्सा ट्रांसपेरेंट या स्लाइटली येलोइश कलर का होगा। कैसा होगा, स्लाइटली येलोइश, ये थोड़ा सा येलोइश कलर का आएगा और ये रेड कलर का आएगा। रेड क्यों आ रहा है, क्योंकि इसके अंदर फॉर्म्ड एलिमेंट है। फॉर्म्ड एलिमेंट कौन से, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, मतलब 45% हिस्सा नीचे आ जाएगा। ये वजन में भारी है ना, ये हल्की चीज ऊपर आती है, प्लाज्मा हल्का है, लाइट इन वेट है, ठीक, वो ऊपर आ जाएगा, उसका कलर येलोइश, अलग कर सकते हैं इसको, जैसा सलाइटली पेरिफेरल। हाँ। तो पहले प्लाज्मा को समझ लीजिए, प्लाज्मा में क्या क्या चीजें होती हैं। पीएच लिखिएगा, पीएच जो होता है ब्लड का वो कितना होता है, 7.2 से 7.4। एग्जैक्ट क्यों नहीं किया गया पीएच, किसी का खराब हो तो किसी का अच्छा। जानते हैं एग्जैक्ट पीएच नहीं लिखा जाता कभी भी, इसलिए क्योंकि आपकी बॉडी में 2 तरीके का ब्लड फ्लो करता है, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड का पीएच क्या होगा, उसमें ऑक्सीजन ज्यादा है ना, उसमें क्या ऑक्सीजन ज्यादा है, डीऑक्सीजनेटेड में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है। तो जिस ब्लड में CO2 ज्यादा होती है उसका पीएच कम होगा ना, CO2 ज्यादा का मतलब H+ ज्यादा, ठीक है, तो उसका पीएच कम होना चाहिए। तो 7.2 किसका पीएच है, डीऑक्सीजनेटेड का है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का पीएच, याद रखिए इसको। और ये है ऑक्सीजनेटेड का, ऑक्सीजनेटेड ब्लड का पीएच, ये आपकी इंपॉर्टेंट चीज है। फिक्स नहीं, सलाइवा का पीएच फिक्स होता है, सलाइवा का पीएच फिक्स है, ठीक है, इसका पीएच फिक्स नहीं है। ब्लड के पीएच को मेंटेन करने के लिए जानते हैं प्रोटीन होती है एल्बुमिन, वो ब्लड का पीएच मेंटेन रखती है। अगर कहीं डिस्टर्ब भी होता है तो नोट कर लीजिएगा, एल्बुमिन, एल्बुमिन क्या है, प्रोटीन है, ये प्रोटीन है। कहाँ होती है, प्लाज्मा का नहीं बताएंगे, मेंटेन करती है, मेंटेन पीएच ऑफ ब्लड। मतलब कह सकते हैं कि ब्लड में नेगेटिव और पॉजिटिव आयन की संख्या को मेंटेन रखता है।
एसिड और बेस को मेंटेन रखने का काम ब्लड का किसका है? ठीक है, मेंटेन पीएच ऑफ ब्लड एंड एसिड बेस बैलेंस को भी मेंटेन रखता है। समझ में आया? बात वही भी ना, एसिड और बेस मेंटेन रहेंगे, पीएच मेंटेन रहेगा। अब प्लाज्मा को समझ लीजिए, प्लाज्मा क्या है, ठीक है? नीट में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी से आता है। हाँ, इंटरेस्टिंग बहुत आता है, इंटरेस्टिंग है, आराम से पढ़िएगा इसको, पढ़ के भी आया करिए। ह्यूमन फिजियोलॉजी सबसे ज़्यादा है। हाँ, इसको पढ़ लिए तो आप जो है 25% डॉक्टर हो ही जाएंगे। मतलब अपने आप वाले डॉक्टर हैं, अपने आप वाले समझ लेना कि अपनी बॉडी के अंदर रियलाइज करें। ये ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ करके आप आधे डॉक्टर बन जाएंगे। आगे पूछ लीजिएगा जब ब्लड ग्रुप पढ़ाएंगे, ब्लड ग्रुप आगे है, सब बता देंगे आगे ब्लड ग्रुप पढ़ाते समय पूछिएगा। इसी में पढ़ा, इसी चैप्टर में पढ़ा, इसी चैप्टर में पढ़ाएंगे आगे। प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा लिक्विड पोर्शन ऑफ ब्लड है। कैसा है लिक्विड? कलर कैसा होता है इसका? स्लाइटली येलो कलर का है। मतलब आप भूसे का कलर समझ सकते हैं। स्ट्रॉ जो होता है भूसा, उसका कलर होता है, ठीक है? स्ट्रॉ स्लाइटली येलो, ठीक है? इसके बाद गोसा होता है। क्या करें? हंस तो मतलब गोसा होता है। नहीं, स्ट्रॉ नहीं, स्ट्रॉ है सर, एनसीईआरटी में ही नहीं है। प्लाज्मा में कितनी चीजें होती हैं ध्यान सुनिएगा। प्लाज्मा में आपको प्रोटीन मिलेगा। क्या मिलेगा? प्रोटीन, ठीक है? 7% प्रोटीन है। कितनी परसेंट में? 7% याद रखिए। इसके बाद आपको वाटर मिलेगा। 90 से लेकर के 92% वाटर है प्लाज्मा में, ठीक? इसके बाद 1% में सभी 1% में बाकी चीजें, एलिमेंट 1 से 2% में बाकी चीजें ऐसे, यस है ना? जी सर, लाइक एन प्लस सभी बहुत कुछ प्रोटीन का काम खत्म हो गया। अब बाकी में बहुत कुछ बचता है। Yes. प्रोटीन में देखिए सबसे ज्यादा मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन, मोस्ट अबंडेंट 5 से 6%। बताइए कौन सी है? एल्बुमिन। 5 से 6%। लेकिन एक चीज याद रखिए, वर्ल्ड में मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन कौन सी है? इसको पूरे वर्ल्ड की, यस, हमारी बॉडी की मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन कौन सी है? ये नहीं है, ये तो ब्लड की है ना। बॉडी के हमारे कोलेजन है क्या? ये हमारा ब्लड है, इसमें ये तो केराटिन प्रोटीन है ना। कोलेजन प्रोटीन हमारी पूरी बॉडी बनी है ना, प्रोटीन से बनी है ज्यादातर। किससे बना है? हर चीज तो प्रोटीन से बनी है, नहीं बनी है? एवरीथिंग लगभग मैक्सिमम चीजें प्रोटीन से हैं। तो सबसे ज्यादा कौन से प्रोटीन है? कोलेजन आ रहा है, क्योंकि हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा मिलने वाला टिश्यू कनेक्टिव टिश्यू, बोन्स, कार्टिलेज और आपका लूज कनेक्टिव टिश्यू, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, सब में कोलेजन है, नहीं है? तो कोलेजन सबसे ज्यादा। लेकिन ब्लड की सबसे ज्यादा मिलने वाली प्रोटीन क्या है? ये ब्लड की है। समझ में आ गया? बॉडी की कोलेजन है, याद रखिए। अगर बॉडी का कहेंगे और बॉडी का तो कोलेजन केवल ब्लड का है। ब्लड के लिए बात नहीं। सबसे कम मिलने वाली प्रोटीन ब्लड में कौन सी होती है? प्रोथ्रोम्बिन। याद रखिए, सबसे कम प्रोथ्रोम्बिन जो ब्लड को जमाने का काम करती है, ब्लड क्लॉटिंग में है। ये सबसे लीस्ट अमाउंट में है। लीस्ट का मतलब समझ रहे हैं? सबसे कम। अब कौन सा बचा इसके बाद? 2 और बची। इसके बाद आपको ग्लोबिन प्रोटीन बची। ग्लोबिन कहाँ होती है? हीमोग्लोबिन में ग्लोबिन है ना, है ग्लोबिन प्रोटीन, ठीक है? और एक और होती है फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन ये ब्लड की प्रोटीन है। ये दोनों प्रोटीन खून को जमाने में मदद करती है। ये हीमोग्लोबिन की प्रोटीन है और ये एसिड और बेस मेंटेन रखती है। समझ में आ गया? बफर का काम करती है। एसिड काम करती है बफर, एसिड पीएच को मेंटेन और बेस को मेंटेन करा देती है। समझ में आ रहा? तो क्वेश्चन आता कभी कभी सबसे ज्यादा ब्लड की प्रोटीन कौन सी है? एल्बुमिन। सबसे कम मिलने वाली प्रोटीन कौन सी है? प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है? तो कम और ज्यादा आपको पता होना चाहिए। कितना परसेंट है? 4% अकेले है। 4 डाटा में 4% अकेले ही होती है, ठीक है? वाटर हो गया। बाकी चीजें जो बची वो क्या क्या बचा? बाकी बहुत कुछ बचा,
ठीक है, बाकी देखते हैं ये ब्लड plus में plus। प्रोटीन हो गया, ये हो गया, बचा कैसे बची, ये कार्बोहाइड्रेट बचा है, फैट बचा है, ये होता ना ब्लड में, ग्लूकोज होता ना, ग्लूकोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट बचा। इसके बाद में विटामिन वगैरह ब्लड में तो होते हैं, जितने न्यूट्रिएंट्स हैं सारे न्यूट्रिएंट कहाँ रहेंगे, ब्लड में। जितने आयंस हैं सारे आयन ब्लड में, जितनी गैसेज हैं सब ब्लड में, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। बाकी बहुत कुछ है, देखते रहिए। इसमें रहेगा न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिएंट इसको हटा दीजिएगा, ये भी न्यूट्रिएंट है लेकिन इसको मैंने अलग कर दिया क्योंकि ये सबसे अलग है। यस सर। ठीक है, तो न्यूट्रिएंट में आप इसको भी लिख सकते हैं, न्यूट्रिएंट हो गया। और इसके बाद आयंस हो गया। सबसे ज्यादा आयन सोडियम होता है, याद रखिए। मोस्ट अबंडेंट आयन कौन सा है, सोडियम। ठीक है, मैक्सिमम होता है सोडियम। आयंस के बाद सॉल्ट होते हैं। ठीक है, न्यूट्रिएंट भी सब आ जाएगा, विटामिन वगैरह सब। विटामिन B12 हार्मोन्स भी ब्लड में होता है क्या, होता है। आखिर हार्मोन का ट्रांसपोर्ट जहाँ से हार्मोन बनता है एंडोक्राइन ग्लैंड से बन करके टारगेट ऑर्गन को कैसे पहुँचता है, ब्लड की मदद से। तो हार्मोन्स भी इसी में आ जाएंगे, हार्मोन्स। और क्या होता है, एंटीबॉडी होती है ना, प्लाज्मा में होती है एंटीबॉडी। एंटीबॉडी कहाँ है, प्लाज्मा में। एंटीबॉडी क्या है, प्रोटीन है एक तरीके का। ठीक है, और बताइए और कुछ होता है प्लाज्मा में, गैसेस। और क्या बचा, जितने गैसेस हैं, गैसेस का मतलब O2 और CO2, ये सब प्लाज्मा में होती है। ठीक है, ETC। और देख लीजिएगा बुक में लिखा गया होगा, जो उसमें लिखा हुआ सर जी मीजोडर्म एक्टोडर्म क्या होता है? हाँ, ये सर सभी जगह पे स्टार्टिंग है मीजोडर्म। बता दें, गैस्ट्रुला जो होता है, जैसे जाइगोट से बनता है, मॉरुला, ब्लास्टुला, देन गैस्ट्रुला। गैस्ट्रुला में 3 लेयर्स होते हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। बॉडी के सारे पार्ट इन 3 जर्म लेयर से बने हैं। हमारी जो स्किन बनी है ये एक्टोडर्म से बनी है, ब्रेन बना है एक्टोडर्म से, ग्लैंड्स बनी है एंडोडर्म से, और सारा कनेक्टिव टिश्यू बना है मेसोडर्म से। यस। तो मेसोडर्मल ओरिजिन का मतलब मेसोडर्म लेयर से बना हुआ है, गैस्ट्रुला के बीच वाले लेयर से। समझ में आ गया? हाँ, प्लाज्मा थेरेपी में प्लाज्मा को डोनेट कराया जाता है। कोरोना पेशेंट वाले जो थे कि प्लाज्मा डोनेट, क्यों प्लाज्मा दिया जाता था, आरबीसी क्यों नहीं दिए थे सब, क्योंकि एंटीबॉडी जो बनती है कोरोना वाली, वो प्लाज्मा में तो बनती है बॉडी में। अगर हमको कोरोना हो गया तो हमारे प्लाज्मा में एंटीबॉडी रहेगा ना, आरबीसी के अंदर नहीं रहेगा। तो ब्लड निकालेंगे, हमारी बॉडी से ब्लड निकाल करके उसमें से प्लाज्मा निकाल करके तो प्लाज्मा ही दिया जाएगा। प्लाज्मा को क्या ट्रांसपोर्ट करेंगे सर, ऐसे स्नेक बाइट का भी वो हाँ, बनाया जाता है। स्नेक वीनम। सर वायरस में न्यूक्लियस कहाँ होता है, उसमें डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा, उसमें से एक ही होगा। यही ये एक्टोडर्म मीजोडर्म या शुरू से बता दीजिए सर, समझ नहीं पाया। गैस्ट्रुला जो होता है, गैस्ट्रुला समझ रहे हैं ना, जाइगोट से डिवाइड करता है तो एक सेल जाइगोट होती है, उससे बनेगी डिवाइड करके 2 सेल, फिर और डिवाइड करेगा 4 सेल, 8 सेल, 8 से 16 सेल जब बनी रहेंगी तो इसको बोलेंगे मॉरुला। इसके बाद बनेगा मॉरुला से ब्लास्टुला। तो क्या चेंज होता है, क्लास 12 की बुक पढ़ के आइएगा, नहीं समझ में तो हमको बताइएगा। ठीक है, ब्लास्टुला बनेगा, ब्लास्टुला से बनेगा गैस्ट्रुला, थोड़ा सा और परिवर्तन होगा, 3 लेयर्स बन जाएंगे। मतलब सेल के ओरिजिन से ही ये सब बना है। हाँ, एक ही सेल से सब बने, एक सेल डिवाइड कर करके ये सारी चीजें बना देंगे। अब वही एक ही सेल में गैस्ट्रुला से हमारी बॉडी बन गई ना। गैस्ट्रुला के बाद इम्यूनोजेनेसिस होती है, आपके बॉडी में अंग पहले ऐसे रहता है, पढ़ के आएगा, नहीं भाई समझ में आया तो ये बता देना, फिर से बता देना। ये पहले ऐसे रहता है, फिर ऐसे याद रखते अपने आप को।
7 cell 8 nucleus. अरे माइक्रोफाइलर हाँ जी बताओ 25% डॉक्टर 25% वाले जो है 25% वाले जो है चावल